हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो हम लोग विद्युत धारा के पिछले 2 पार्ट के वीडियो में बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देखे थे, जो कि बेसिक से लेकर के बोर्ड मॉडल तक के प्रश्न थे, यानी कि वैसे प्रश्न जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का यह जो क्लास है, यह तीसरा पार्ट क्लास है, यानी कि तीसरा पार्ट का वीडियो है। और पिछला पार्ट यदि मेरा देखे होंगे, यानी कि दूसरा पार्ट देखे होंगे, तो हम उसमें यहां तक कंप्लीट करा दिए थे, यानी कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, कम होता है, और वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। यहां तक पूरा हम कंप्लीट करा दिए थे। और इसके पहले जितने सारे भी प्रश्न है, सारा प्रश्न का जवाब हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही बारीकी से आपको समझा करके बता दिए हैं। और आज हम यहां से शुरू करेंगे कि धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। यहीं से हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, और इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं, सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले ही हम आपको बता दें कि आज का यह जो क्लास होने वाला है, आज का यह जो वीडियो है, यह काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। आज इस वीडियो में, इस क्लास में जितने सारे भी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे, इसमें से बहुत सारे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के एक एक प्रश्न को समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग यहां से शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। काफी आसान प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थ को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 4 भाग हैं? तो पहला है सुचालक, जिसको कि चालक भी बोलते हैं। दूसरा होता है कुचालक, तीसरा होता है अर्धचालक, और चौथा होता है अतिचालक। यही 4 प्रकार के पदार्थ होता है जो कि धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थों को बांटा गया है: सुचालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक। चलिए, अब चारों के बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे कि आखिर चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और अतिचालक क्या होता है। काफी आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला होता है चालक पदार्थ, जिसको कि कंडक्टर बोलते हैं। तो चालक और कुचालक के बारे में तो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। चालक पदार्थ किसको बोलते हैं? जिससे होकर के उष्मा या विद्युत आराम से आर पार कर सके, आसानी से आर पार कर सके, उसको चालक पदार्थ बोलते हैं। और कुचालक किसको बोलते हैं? जिससे होकर के उष्मा या विद्युत आसानी से आर पार नहीं करता है, या फिर बिल्कुल नहीं करता है, उसको कुचालक पदार्थ बोलते हैं। तो चालक पदार्थ का परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? तो चालक पदार्थ का परिभाषा होगा कि वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाता है, चालक पदार्थ कहलाता है। विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, इसका मतलब कि जिस पदार्थ से उष्मा या विद्युत आराम से आर पार कर सके। तो इसका दूसरा परिभाषा हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर के उष्मा या विद्युत आसानी से आर पार कर सके, उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अच्छा चालक की अगर बात किया जाए कि सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ कौन है, तो इसका जवाब चांदी हो जाएगा, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है, तो इसका जवाब चांदी हो जाएगा। इसकी विशिष्ट चालकता कितना होता है? तो 10⁻7 ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स। आप लोग देख रहे हैं कि ओम के ऊपर में जो -1 लगा हुआ है और जो मीटर के ऊपर में -1 लगा हुआ है, इसको -1 हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ओम के पावर -1 पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो -1 लगा हुआ है, इसको यूनिवर्स पढ़ते हैं। ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स। आप लोग एक गलती कभी मत करिएगा कि -1 पढ़ लीजिएगा। जब भी इसको पढ़ना है तो यूनिवर्स ही पढ़ना है। चांदी का विशिष्ट चालकता कितना होता है? 10⁻7 ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये विशिष्ट चालकता क्या होता है। जरूर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विशिष्ट चालकता क्या होता है, इसके बारे में तो हम जानते नहीं हैं और सर बता भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर नहीं बताएंगे, बिल्कुल हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके अगले प्रश्न में हम बताएंगे। क्योंकि अभी तो हम आपको चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक के बारे में बता रहे हैं। तो जस्ट इसके अगले प्रश्न में हम आपको प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या होता है, इसके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। तो अभी आप लोग इसको बस इतना ध्यान रखिए कि विशिष्ट चालकता चांदी का कितना होता है?
10 के पावर 7 ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि अगर ताप बढ़ाएंगे, अगर कोई भी चालक पदार्थ है, जैसे मान लिया जाए कि यह अल्युमिनियम ले लिए, ठीक है, यह अल्युमिनियम का कोई चालक पदार्थ है, अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे यानी कि इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विशिष्ट चालकता घटेगी। ठीक है, अगर किसी चालक पदार्थ का ताप बढ़ेगा तो उसकी विशिष्ट चालकता घटेगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही ध्यान रखिए। तो चालक पदार्थ कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो चांदी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरा आता है कुचालक पदार्थ। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि कुचालक पदार्थ क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में इंसुलेटर बोलते हैं। तो सीधे सुचालक का उल्टा होता है कुचालक। आप लोग ध्यान रखिएगा, सुचालक में क्या होता था? जिस पदार्थ से होकर के उष्मा या विद्युत आसानी से आर पार कर जाता था, प्रवाहित हो जाता था, उसको सुचालक कहते हैं। लेकिन कुचालक में क्या होगा? वैसा पदार्थ जिससे होकर के उष्मा या विद्युत प्रवाह नहीं होता है, यानी कि जिस पदार्थ से होकर के उष्मा या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसको हम लोग कुचालक पदार्थ बोलते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जाता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। जैसे सूखी लकड़ी हो गया, कांच हो गया, सल्फर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि कुचालक पदार्थ का उदाहरण है। तो सुचालक और कुचालक कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे और पहले से भी आपको जानकारी होगा कि सुचालक और कुचालक क्या होता है। लेकिन यह पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुचालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी कुचालक पदार्थ है उसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है। चांदी का विशिष्ट चालकता हम आपको कितना बताए थे, याद है कि तुरंत भूल गए? चांदी का विशिष्ट चालकता बताए थे 10 के पावर 7 ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स। लेकिन जो कुचालक पदार्थ होता है वह सीधे वहां पर 7 होता था, लेकिन यहां पर 10 के पावर -7 हो जाएगा। जो कुचालक पदार्थ होता है इसका विशिष्ट चालकता कितना होता है? तो 10 के पावर -7 ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, और विशिष्ट चालकता के बारे में जस्ट अगले प्रश्न में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आप लोग चिंता मत करिए। तो चलिए, चालक और कुचालक का मतलब आप लोग समझ गए। अब तीसरा होता है अर्धचालक। तीसरा पदार्थ क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ होता है। देखिए, चालक कहने का मतलब तो आप लोग पहले से जान रहे हैं, चालक जिसको सुचालक बोलते हैं सबसे पहला बताए, और लेकिन चालक के पहले अर्ध लग गया है। अर्ध कहने का मतलब आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि अर्ध कहने का मतलब आधा होता है, यानी आधा चालक। आधा चालक कहने का मतलब क्या हो रहा है कि आधा चालक हो जाए या फिर आधा कुचालक हो जाए। मतलब कि वैसा पदार्थ जो आधा चालक है और आधा कुचालक है। कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जिससे होकर के उष्मा या विद्युत अच्छे तरीके से पार नहीं करता है, यानी कि आधा आधा पार करता है और आधा आधा पार नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्धचालक पदार्थ बोलेंगे। कहने का मतलब कि इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। इसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अर्धचालक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच का होता है, या फिर चालक और अचालक के बीच का होता है, इसको हम लोग लिखेंगे। कहने का मतलब कि जो चालक पदार्थ होता है और जो कुचालक पदार्थ होता है, दोनों के बीच का भाग, यानी कि इससे होकर के उष्मा या विद्युत अच्छे तरीके से आर पार नहीं करता है, उसी को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। तो अर्धचालक कहने का मतलब आप लोग जरूर समझ गए होंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं कि अर्धचालक कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर अर्धचालक के चालकता की बात किया जाए तो इसकी जो चालकता होती है वह 2.5 गुने 10 के पावर -4 से लेकर के 0.25 गुने 10 के पावर -4 ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है। फिर से हम एक बार रिपीट कर दें कि इसको ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स पढ़ते हैं, जो कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स होता है। जब हम आपको विशिष्ट चालकता पढ़ाएंगे तब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे ओम यूनिवर्स और मीटर यूनिवर्स इसका एसआई मात्रक होता है, इसको हम निकाल करके बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए, इस पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? लोहा है तो लोहा तो नहीं हो जाएगा, लोहा सुचालक है, चांदी भी सुचालक है, एल्युमिनियम भी सुचालक है, लेकिन जो जर्मेनियम है यह अर्धचालक है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। अब उसके बाद चौथा आता है अतिचालक। 4 प्रकार के पदार्थ हम आपको बताए, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक। तो 3 तो हम आपको बता दिए कि चालक क्या होता है, इसके बारे में बता दिए, कुचालक क्या होता है इसके बारे में बता दिए, अर्धचालक क्या होता है इसके बारे में बता दिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि अतिचालक क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। तो देखिए,
चालक कहने का मतलब तो होता है कि जिससे उष्मा या विद्युत प्रवाहित हो रहा है, और अति कहने का मतलब होता है सुपर। ठीक है, अति कहने का मतलब सुपर, कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो वह तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, यानी कि कोई रुकावट नहीं है। अगर विद्युत धारा जा रहा है तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, अति चालक है, सुपर कंडक्टर है। इस प्रकार से इसको समझिए। तो क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर, यानी कि जब बहुत कम ताप भी रहे चालक पदार्थ का, तो उससे बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है। प्रतिरोध कहने का मतलब रुकावट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध कहने का मतलब रुकावट, कहने का मतलब कि अगर विद्युत प्रवाह में रुकावट हो रहा है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में जस्ट अगले प्रश्न में हम आपको बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो अति चालक कहने का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसा पदार्थ जिससे अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के धारा का प्रवाह होता है, अति चालक कहते हैं। अगर अति चालक पदार्थ का उदाहरण पूछ दे तो पारा हो जाएगा, जिसको कि मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि धारा प्रवाह के आधार पर जो 4 प्रकार के पदार्थ होते थे, चालक, कुचालक, अर्धचालक और अति चालक, यह चारों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड मॉडल प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझना शुरू करिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद से जितने सारे भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रतिरोध क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध का परिभाषा होगा कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि शॉर्टकट में अगर आप इसे समझें तो विद्युत धारा का विरोध करने वाले पदार्थ को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा का विरोध करने वाले पदार्थ को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर कोई यह तार है, अगर इसके बीच में प्रतिरोध लगा है तो यह क्या करेगा, इधर से इधर जो विद्युत धारा जा रहा है इसको यह रुकावट प्रदान करेगा, यानी कि रोकेगा। यानी कि अगर यहाँ से 240 वोल्ट जा रहा है तो जब बीच में प्रतिरोध लगा देंगे तो इस तरफ हो सकता है कि 110 ही वोल्ट पहुंचे, 90 वोल्ट ही पहुंचे। इस प्रकार से यह इतना रुकावट डाल देता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कहने का सिंपल मतलब आप लोग जान जाइए कि जो विद्युत धारा का, विद्युत प्रवाह का विरोध करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन ओम को हम लोग इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ओम का सिंबल इस प्रकार का होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ओम का सिंबल कैसा होता है, तो इस प्रकार का होता है। जस्ट ऐसे करके ऐसे कर देना है, यही ओम का सिंबल होता है। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि ओम का सिंबल किस प्रकार का होता है। तो प्रतिरोध कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि विद्युत प्रवाह का विरोध करने वाले पदार्थ को प्रतिरोध कहते हैं। और इसे आर से सूचित किया जाता है। आर से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का अंग्रेजी वर्ड रेसिस्टेंस होता है। ध्यान रखिएगा, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का पहला अक्षर जो है वह आर है, इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रतिरोध को आर से सूचित क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिरोध को अंग्रेजी में रेसिस्टेंस बोलते हैं और रेसिस्टेंस का पहला वर्ड जो होता है वह आर होता है। इस कारण से प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। और आर का जो एसआई यानी कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। और इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, आर बराबर भी बटे आई होता है। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाए और उसमें प्रतिरोध निकालने के बारे में पूछ दिया जाए तो इसका यही फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर भी बटे आई, यानी कि ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर। ध्यान रखिएगा, आई कहने का मतलब क्या हो रहा है, विद्युत धारा हो रहा है, और भी कहने का मतलब विभवांतर हो रहा है। तो आई मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। हम आपको बताए थे कि विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है जिसको भी से सूचित करते हैं। तो यहां तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देख लीजिए, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आर बराबर भी बटे आई होता है, तो आर के जगह पर हम लोग 1 ओम ले लिए, तो भी के जगह पर भी 1 वोल्ट लेना पड़ेगा, और आई यानी कि विद्युत धारा के जगह पर भी 1 एम्पियर लेना पड़ेगा। तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 1 ओम किसे कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए लघुत्तरीय प्रश्न में कि 1 ओम क्या होता है। तो यहीं पर तो आप लोग देख रहे हैं कि 1 ओम क्या होता है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। लेकिन इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे लिखेंगे कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर, यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट करके
1 एम्पियर का धारा प्रवाहित कराई जाए। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट करके, जैसे कोई चालक पदार्थ है, इसके दोनों सिरों का विभवांतर अगर 1 वोल्ट कर दिया जाए और इससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो कहेंगे कि वह चालक का प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट करके, जैसे यह चालक पदार्थ हम अभी ले लिए, यहाँ पर आप लोग समझिए, यह चालक पदार्थ जो अभी हम लिए हैं, इसके दोनों सिरों का यदि हम लोग विभवांतर 1 वोल्ट कर दें, इधर का भी 1 वोल्ट कर दें और इधर का भी 1 वोल्ट कर दें, और यदि इससे 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? 1 एम्पियर का होगा। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर किसको बोलते हैं और 1 ओम किसको बोलते हैं और 1 वोल्ट किसको बोलते हैं। तो 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो अगला प्रश्न है, यह आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई चालक तार है, जैसे मान लिया जाए कि यह चालक तार है, तो इसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, कैसे कैसे कर करके इसमें रुकावट आएगा, इसके बारे में बताना है। कि अगर एक चालक पदार्थ ले लिए, जैसे मान लिया जाए कि 2 मीटर का हम लंबा तार ले लिए, तो इसमें कितना रुकावट होगा या कितना बिजली को रोकेगा, यह किस पर निर्भर करेगा, इसी बात को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको समझना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, चालक का प्रतिरोध जो है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला होता है चालक तार की लंबाई पर। सबसे पहला क्या होता है? चालक तार के लंबाई पर। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग देखते होंगे जब आप लोग लाइन जोड़ते हैं तो उसमें देखते होंगे, कहते हैं कि ज़्यादा लंबा तार मत रखना, नहीं तो वहाँ तक लाइन नहीं पहुँचेगा। अगर यहाँ से लाइन जा रहा है तो बोलते हैं कि ज़्यादा लंबा तार मत रखना, नहीं तो वहाँ तक लाइन नहीं पहुँचेगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर चालक तार का लंबाई ज़्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर चालक तार का लंबाई ज़्यादा है तो उसमें रुकावट ज़्यादा आएगा। यानी कि जब चालक तार जितना लंबा होगा उसमें प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो चालक तार की लंबाई पर भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रश्न में आपसे यही ना पूछा जा रहा है कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मतलब तो हम आपको समझा दिए कि रुकावट होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी प्रतिरोध आएगा कहने का मतलब रुकावट, आप लोग समझ जाइएगा। तो चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर। तो क्या लिखेंगे? किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है, इसका मतलब आप लोग समझिए, अब ध्यान से समझिएगा। चालक के लंबाई पर, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई तार 1 मीटर लंबा है, ठीक है, अगर कोई तार 1 मीटर लंबा है तो इसका प्रतिरोध जो है वह 2 ओम है। ठीक है, 1 मीटर लंबा है तो इसका प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। लेकिन अगर इस तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर 1 मीटर से 4 मीटर कर दें, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, अगर किसी चालक का लंबाई को अगर हम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब 1 मीटर था तो इसका प्रतिरोध 2 ओम था, अब 4 मीटर कर दिए तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी चालक तार का लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी कि रुकावट उसमें बढ़ेगा। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब किस प्रकार से होगा? चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग आर से सूचित करते हैं, आप लोग जानते हैं, सीधा समानुपाती होता है। तो समानुपाती के बदले में हम लोग वेरिज का साइन लगाते हैं, तो आर वेरिज क्या हो जाएगा? किसका समानुपाती होता है? तो लंबाई का समानुपाती होता है। क्या आप लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि प्रतिरोध उसके लंबाई का, तो प्रतिरोध का आर हो गया, और इस समानुपाती होता है तो वेरिज दे दिए, और लंबाई का समानुपाती होता है तो आर वेरिज एल हो जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, अर्थात आर वेरिज एल। और आर वेरिज एल कहने का मतलब होता है कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस को, यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह चालक के लंबाई पर निर्भर करता है। देखिए, उसी बात को यहाँ पर लिखा भी गया है कि चालक तार का लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार का लंबाई घटाने से प्रतिरोध घटता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा कि जब किसी चालक तार के लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछ दिया जाता है कि
जब किसी चालक तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी चालक तार के लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो घटेगा भी मार देते हैं, तो बिल्कुल गलत है। हमेशा अगर चालक तार का लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चलिए अब दूसरा बात पर जो निर्भर करता है वह है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जिसको अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी बोलते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है। बिल्कुल आप लोग नहीं समझे होंगे, इसका तो हमको पूरा विश्वास है कि आखिर अनुप्रस्थ किसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। तो बस आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर कोई चालक तार है, ठीक है, यहाँ पर कोई चालक तार है और ऊपर में इस प्रकार का है। यदि कोई चालक तार, हमेशा जानते हैं कि जो तार होता है वह गोल ही होता है, तो अगर हम लोग ऊपर काटेंगे चालक तार को तो ऊपर में यहाँ पर एक वृत्त का जैसा सिंबल बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कोई चालक तार अगर गोल है और उसको अगर हम काटेंगे तो ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हमेशा गोल का ही साइन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक वृत्त के जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वृत्त के जैसा बनेगा, और जो यह वृत्त के जैसा बन रहा है इसी को अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बोलते हैं, जो कि एक वृत्त के क्षेत्रफल के भी बराबर होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको वृत्त का क्षेत्रफल ही आप समझिए, क्योंकि चालक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जब हम लोग चालक तार को काटते हैं, क्योंकि चालक तार गोल होता है इसलिए यहाँ पर वृत्त के जैसा ही सिंबल बनता है, इसलिए इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसको ए से हम लोग सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं, तो ए से, क्योंकि ए कहने का मतलब एरिया होता है और एरिया को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल के बदले में हम लोग यहाँ पर ए को लिख देते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग इस बात को समझिएगा कि अगर कोई तार पतला है, ठीक है, अगर कोई तार पतला है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तभी तो आप लोग देखते हैं कि फ्यूज में हमेशा पतला तार ही लगाते हैं। क्यों पतला तार लगाते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा रुकावट करे, अगर हाई वोल्टेज भी आ जाए तो फ्यूज उड़ जाए लेकिन हमारा जो घर का बिजली का उपकरण है वह उड़ने से बच जाए। इसलिए ही पतला तार लगाते हैं, क्योंकि पतला तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है। और जो मोटा तार होता है, जैसे कोई तार इतना पतला है, ठीक है, कोई तार इतना पतला है तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई तार ज्यादा मोटा है, अगर कोई तार मान लिया जाए कि इतना मोटा है, ठीक है, अगर कोई तार इतना मोटा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा। अगर इसका प्रतिरोध 10 ओम है तो इसका प्रतिरोध मात्र 2 ओम होगा। इतना का अंतर पड़ जाता है। तो अगर तार पतला है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। ध्यान रखिएगा। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वह यही कहता है कि जब किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है। क्षेत्रफल कहने का क्या मतलब हो रहा है, मोटाई, यानी कि जब किसी चालक तार का मोटाई को हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। और इसी चीज को अभी हम आपको बता भी रहे थे कि जब कोई तार पतला रहेगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर उस तार को हम लोग मोटा करेंगे, उसकी मोटाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। और उसी चीज को यहाँ पर लिखा भी गया है कि जब किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग मोटाई समझिए, ठीक है, तो जब किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। अर्थात क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब हम आपको समझाए हैं कि जहां भी व्युत्क्रमानुपाती आ जाए वहां पर 1/बटा हो जाता है। बताए थे आपको कि जहां पर भी व्युत्क्रमानुपाती आ जाए वहां पर 1/बटा हो जाता है। तो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो प्रतिरोध का साइन क्या होता है, आर होता है, रेसिस्टेंस होता है। और क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, क्षेत्रफल का, यानी कि आर वेरीज। और जैसे ही व्युत्क्रमानुपाती आ गया तो 1/बटा हो जाएगा। और किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्षेत्रफल को हम लोग शॉर्टकट में एरिया लिखते हैं, यानी कि शॉर्टकट में इसको ए यहां पर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर वेरीज 1/a हो जाएगा। और यही जो होता है यह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। और पहला बताए कि चालक तार के लंबाई पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोनों के बारे में हम आपको बता दिए। चालक तार का जो लंबाई होता था उसमें क्या बताए थे,
आर भैरिज एल बताए थे, याद होगा आपको क्या बताए थे, आर भैरिज एल बताए थे। और जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसमें क्या होता है, आर भैरिज 1/a होता है। और यह दोनों को आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा क्योंकि इसका उपयोग जस्ट इसके आगे होगा। अब चलिए, दो प्रकार का तो बता दिए हम आपको कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब उसके बाद तीसरा आता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब प्रकृति कहने का मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है। तो जैसे देखिए, अगर कोई तांबा का तार है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, एल्युमिनियम का तार है तो उसका प्रतिरोध तांबा की अपेक्षा थोड़ा अधिक होगा, यानी कि एल्युमिनियम वाला ज़्यादा लाइन को रोकेगा। अगर लोहा का तार है तो उसका प्रतिरोध और अधिक होगा। तो इसी को प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखेंगे कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हम लोग चालक के लंबाई वाला में क्या देखे थे कि आर भैरिज एल देखे थे, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई का समानुपाती होता है। और दूसरा क्या देखे थे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला में, तो हम लोग उसमें देखे थे कि जो प्रतिरोध होता है वह एरिया यानी कि क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में लिख रहे हैं कि आर भैरिज एल और आर भैरिज 1/a। तो यहां पर हम लोग समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर को जोड़ेंगे तो नीचे में यहां पर आर ही हो जाएगा और ऊपर में एल है और नीचे में 1/a है। तो यदि हम लोग एल और 1/a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल ऊपर में है और नीचे में ए है तो l/a हो जाएगा। तो देख लीजिए आर भैरिज l/a। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब यदि हम लोग यहां पर भैरिज को हटाएंगे, बीच से यह वाला जो साइन है भैरिज है, यह वाला साइन भैरिज का साइन इस प्रकार से होता है, यदि हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, और जब भैरिज हटेगा तो भैरिज के बदले में एक नियतांक का प्रयोग करेंगे जो कि रो होगा। रो का साइन इस प्रकार का होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो यह रो होता है ना, इसी को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसके बारे में और अधिक विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि R बराबर क्या हो गया, रो L/A हो गया। अगर यहाँ से हम लोग रो बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर गुना करेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R में A से गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देख लीजिए, तो ऊपर में RA हो जाएगा और जो L है वह नीचे आ जाएगा, मतलब RA/L हो जाएगा। तो रो बराबर हमारा क्या हो गया, RA/L हो गया। इस फॉर्मूला को भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पर अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है। चलिए, इस पर एक प्रश्न भी हम आपको बता ही देते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक तार के लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए। किसी चालक तार के लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाए और खींचने के पहले उस चालक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, लंबाई को दुगना कर दिया जा रहा है, ठीक है, लंबाई को दुगना कर दिया जा रहा है और प्रतिरोध, खींचने के पहले प्रतिरोध कितना था, 12 ओम था, ठीक है। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा। किसी चालक तार की लंबाई को खींच करके दुगना कर दिया गया है और खींचने के पहले उस चालक का प्रतिरोध कितना है, 12 ओम है। तो बताए कि उस चालक का अब प्रतिरोध कितना होगा, यानी कि जब खींच करके दुगना कर दिए तब उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो अगर बिना कुछ हल किए, बिना कुछ सोचे समझे इसका जवाब देना चाहते हैं ना, तो आप लोग 1 सेकंड में भी इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे ही देखिएगा कि लंबाई को दुगना किया गया, जैसे ही आप लोग देखिएगा कि खींच करके लंबाई को दुगना किया गया तो ओम जो है यानी कि जो प्रतिरोध है वह 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे भी 12 में 4 से गुना करके आप लोग सीधे इसका जवाब 48 बता सकते हैं। कितना, 48 बता सकते हैं कि खींचने के बाद उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जैसे ही लंबाई को दुगना किया जाएगा प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, लंबाई दुगना होगा तो प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, R बराबर रो L/A। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग क्यों करेंगे, दूसरे फॉर्मूला का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रश्न में आपसे प्रतिरोध पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि खींचने के बाद यानी कि लंबाई दुगना करने के बाद उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध पूछा जा रहा है यानी कि आपसे R पूछा जा रहा है और R बराबर यानी कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A होता है। आप लोग देख रहे हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो R बराबर रो L/A होता है। अब देख लीजिए, R बराबर रो को तो हम लोग रो लिख देंगे।
अब देखिए यहाँ पर कि जब L को दुगना कर रहे हैं तो यहाँ पर 2L हो जाएगा। L को दुगना कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घट जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा। चलिए अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो r बराबर रो, यहाँ पर जो 2 है वह ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4L/a हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 4L/a हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 और रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू रो L/a हो गया। अब चलिए अब इसके अगले स्टेप को देखेंगे। आप लोग मैथ में इतना भी कमजोर नहीं है कि इसको आप लोग हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए r बराबर क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रो L/a यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, और रो L/a का मतलब ऊपर में हम आपको बताए थे r बराबर होता है रो L/a। देख लीजिए तो रो L/a के बदले में हम लोग r भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है। r बराबर रो L/a हो रहा है तो रो L/a के जगह पर हम लोग r तो आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 को हम लोग रहने देते हैं और यह जो रो L/a है इसके जगह पर r लिख देते हैं। अब क्यों लिख दिए, क्योंकि r का फॉर्मूला होता है रो L/a। तो जस्ट इस फॉर्मूला के बदले में हम क्या लिख दिए, r लिख दिए। तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू r हो जाएगा। और r का मान हमको पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 12 ओम दिया हुआ है कि खींचने के पहले प्रतिरोध कितना था, 12 ओम था। तो यहाँ पर क्या कर दिए, 4 गुने 12 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो या तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर आप सिंपल तरीके से भी जवाब दे सकते हैं कि जब लंबाई दुगना होगा, लंबाई कितना हो जाएगा, जब लंबाई दुगुना हो जाएगा तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अगर यहाँ पर जो डाटा आपका दिया हुआ है कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए और खींचने के पहले उसका प्रतिरोध 12 ओम है, अगर इस 12 के जगह पर रहता कि 20 ओम है तो इसका सही जवाब 80 हो जाता। अगर रहता कि 100 ओम है तो इसका जवाब 400 हो जाता। यानी कि सीधे आपको 4 गुना कर देना है, आपका जवाब निकल करके आ जाएगा। जब लंबाई दुगना बढ़ेगा तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप लोग को बनाना किस प्रकार से है, यही फॉर्मूला का उपयोग करना है और इसी फॉर्मूला पर बिठा करके आपको सिंपल तरीके से बना देना है। तो सिंपल से आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, r बराबर रो L/a होता है, ध्यान रखिएगा। जहां पर L क्या है तो लंबाई है, a क्या है तो क्षेत्रफल है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बिठा देना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जो चौथा होता है वह होता है चालक के ताप पर। हम आपको पढ़ा रहे थे, आप लोग कहीं भूल न गए हों, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। जिसमें पहला हम आपको बताए चालक की लंबाई पर, दूसरा बताए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा बताए चालक के प्रकृति पर, और चौथा होता है चालक के ताप पर। क्या होता है, चालक के ताप पर। तो देख लीजिए, ताप बढ़ाने से प्रायः चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कि अगर कोई तार है, इसका ताप अगर बढ़ जाएगा, यदि हम लोग इसको गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, चालक का अगर ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लेकिन सब कुछ में अपवाद होता है, तो इसमें भी अपवाद है कि जो जर्मन सिल्वर होता है, मैग्नीज और कार्बन लैंप, तीनों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। अक्सर आप लोग देखिएगा, चाहे एल्युमिनियम हो जाए, चाहे तांबा हो जाए, चाहे लोहा हो जाए, कोई भी पदार्थ हो जाए, उसका यदि ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन जर्मन सिल्वर, मैग्नीज और कार्बन लैंप, तीनों ऐसा पदार्थ है कि जिसका यदि हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम आपको आज के इस वीडियो में क्या बताए, सबसे पहला बताए कि विद्युत धारा के आधार पर, विद्युत प्रवाह के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। पहला चालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक और चौथा अतिचालक। उसके बाद हम आपको क्या बताए कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इसमें भी हम आपको बताए कि 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या करता है, चालक के लंबाई पर, यानी कि r भैरिज L हो जाएगा। दूसरा क्या बताए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि r भैरिज 1/a हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्या बताए, तो तीसरा नंबर हम आपको बताए कि चालक के प्रकृति पर, जिसमें कौन सा फॉर्मूला बताए, तो उसमें फॉर्मूला बताए r बराबर रो L/a बताए, याद होगा आपको। तीनों में 3 प्रकार का फॉर्मूला बताए। चालक के लंबाई पर तो r भैरिज L, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तो r भैरिज 1/a, और उसके बाद बताए कि चालक के प्रकृति पर तो r बराबर रो L/a। यह तीनों फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। और चौथा बताए कि चालक के ताप पर, यानी कि जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा।
तो यहाँ तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता। आपको हम बता रहे थे ना कि विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब आप लोग टेंशन मत लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ना है और इसके बाद विशिष्ट चालकता के बारे में बताएंगे। तो जितने सारे भी इधर टॉपिक बचे हुए हैं सारे आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज तो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में विशिष्ट प्रतिरोध से हम लोग शुरू करेंगे और इसके आगे जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं सारे प्रश्न को हम आपको बताएंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा एक एक बात। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करके आपको बता देंगे। तो चलिए, यदि आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।